अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जब इस लाइव प्रोग्राम के लिए यहाँ बैठे हैं तो आज हम सियासत को हटक करके, मईशत को अलग करके आज हम कौम की सेहत पे बात करेंगे। इसलिए कि अगर जिस तरह का अगर रियासत है तो सियासत है, और अगर सेहत है तो फिर हर चीज़ है। तो आज हम सेहत पे बात करेंगे, और मेरा ख्याल है कि हमारी पूरी कौम को, ख़ासतौर पर सिंध की आवाम को भी ये पता होगा कि इस वक्त जो है आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीकाजात जो मनाया जा रहा है, पूरा हफ्ता है, ये 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो है ये मनाया जा रहा है। तो लिहाजा आज हमने इस अहम इशू पे आज हमने इसको प्रोग्राम को हमने कंडक्ट किया है, और हम कोशिश करेंगे कि हम इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ जो हुकूमत सिंध की जानिब से जो भी एक्टिविटीज़ हैं सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पे उन बच्चों की जो वैक्सीनेशन के हवाले से है उस पर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जनाब आली की हुकूमत सिंध जो है इस वक्त सरकारी अस्पतालों में जो वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर रही है उसकी सूरत हाल क्या है। इस तरीके है कि EPI डिपार्टमेंट है, ये एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है, और मेरा ख्याल है कि इसमें जो हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं वो 13 ख़तरनाक बीमारियों की जो हिफाजत करते हैं बच्चों की। इसमें मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। मराहिल क्या होते हैं वो हमारे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। इसके अलावा हुकूमत सिंध ने, चाहे वो पोलियो का मसला हो, चाहे वो दीगर जितने भी अमराज हों, उनके हवाले से टीके जाए या वैक्सीनेशन के हफ्ते मनाते हैं, और उस पर आवाम को जो है वो रिलैक्सेशन देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूँ इंट्रो में भी अपने, कि आवाम की जानिब से सबसे बड़ी जो बात यह है कि सरकारी अस्पतालों पर उनका इत्मीनान बहुत कम है, और सरकारी अस्पतालों पर इत्मीनान ना होने की वजह से उनकी जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं हुकूमत सिंध की जानिब से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, आवाम जो है उस पर इत्मीनान नहीं करते। तो इसकी वजह से ये होता है कि हुकूमत की जानिब से एक शिकायत आम होती है कि वालिदैन जो है वो रिस्पांस नहीं देते, और घरों पे जब पोलियो के भी वैक्सीनेशन के लोग जाते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जो अमराज है जैसे कि 13 ख़तरनाक बीमारियों के हवाले से जो वैक्सीनेशन का अमल है वो घर घर जाके भी हो रहा है, और इसके अलावा भी जो है आप आके मुख्तलिफ मराकज़ पे भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लेकिन लोग इस पर इत्मीनान नहीं करते। सरकारी अस्पतालों की जो एक आम सी सूरत हाल है वो हम सबके नज़रिक है, और इस परसेप्शन की वजह से थोड़ा सा जो है मसला होता है, लेकिन हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर सकते। हुकूमत सिंध अपना काम पूरी तरह करने की कोशिश कर रही है। उनसे मुताल्लिक़ जितने भी कंसर्न डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स भी अपनी जो ड्यूटी है वो संजीदगी के साथ अदा करते हैं। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो जाएं उन मराकज़ पे और वैक्सीनेशन करवाएं, और वैक्सीनेशन करवाने के बाद अपने बच्चों की मुस्तक़बिल को महफूज रखें। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बीमारियाँ सारी ये तमाम मिन जानिब अल्लाह होती है, और यकीनी तौर पर एक एज ए बीइंग ए मुस्लिम हमें इस बात का ईमान रखना चाहिए कि एहतियात बेहतर चीज़ है बनिस्बत इसके कि आप एहतियात ना करें और फिर बीमार पड़ जाएं, और बीमार पड़ने के बाद फिर आप इलाज के लिए जाएं। अक्सर हमने बच्चों को देखा है कि मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो मुब्तला हो जाते हैं। वो कौन कौन सी बीमारी है वो भी हम अपने डॉक्टरों से, यहाँ पैनल है उनसे पूछेंगे। लेकिन हमें हुकूमत सिंध की जानिब से जो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो हिफाजती टीके का हफ्ता मनाया जा रहा है, इसकी जानिब हमें तवज्जो देनी चाहिए, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को जितने से ज़्यादा हो सकता है हम उनसे वैक्सीनेशन कराएं। चाहे आप सरकारी अस्पतालों से करवाएं या जाके किसी भी निजी अस्पताल से आप वैक्सीनेशन करवाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस पर अमल होना चाहिए। इस प्रोग्राम का हम इब्तिदा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ करवा दूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आज मेरे साथ जो पहले मेहमान बैठे हैं जनाब डॉक्टर शामिल खान हैं, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशंस के। थैंक यू सर फॉर कमिंग। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद खालिद शफी साहब, ये कंसल्टेंट है अमराज इत्फाल के। इसके अलावा इनके काफ़ी से ज़्यादा जो है इनके अपने तारुफ भी हैं, जिसमें MBBS भी हैं, DCH भी हैं, MCPS भी हैं, MPH भी हैं, FCPS भी हैं, और इसके अलावा कंसल्टेंट हैं ये पेडियाट्रिशियन के, चेयरमैन है NITAG पाकिस्तान के, मेंबर हैं WHO टैग फॉर पोलियो इरेडिक्शन के, मेंबर पोलियो हैं, एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी सिंध के, मेंबर है एग्जीक्यूटिव कमेटी PPA के। जनाब इनके काफ़ी से बड़े तारुफ हैं, और मेरे ख्याल पे माशाल्लाह काफ़ी सीनियर आदमी भी लग रहे हैं, और आज इनसे भरपूर तरीके से जो है तमाम चीज़ों के मुतालिक मालूम करेंगे और पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। थैंक यू सर। शुक्रिया जनाब। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब महबूब साहब, डॉक्टर महबूब साहब जो कि प्रोफेशनल सर्वेलेंस ऑफिसर हैं EPI सिंध के, और मेरे ख्याल पे सरकार के खालिस आदमी मुझे याद यही लग रहे हैं। तो इनसे भी हम सब पूछेंगे कि EPI का मकसद क्या है और EPI की अपनी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा हमारी जो वज़ीर सेहत सिंध है डॉक्टर अज़रा पे जो उनका एक पैगाम है वो देखते हैं।
डॉक्टर अज़रा फजल पेचू, मिनिस्टर हेल्थ एंड पॉपुलेशन सिंध आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। अब मैं आपको बावर कराना चाहती हूँ कि हम वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है 24 से 30 अप्रैल तक हम मना रहे हैं। इसमें हम जो है सब लोगों को आगाही देना चाहते हैं कि बच्चों की जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो टीके हैं, पैदाइशी टीके हैं, वो नहायत ज़रूरी हैं। आपके जो शहर में, आपके घरों में, आपके जो है मोहल्ले में, आपकी जो है मुल्क में जो बच्चे हैं, उन्हें जो है मूज़ी अमराज से बचाने के लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन नहायत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे अमराज आ जाते हैं, जिसमें खसरा है, पोलियो है, डिप्थीरिया है और खन्नास है, और ये सब चीज़ें, ये सब जो बीमारियां हैं उनसे बचाव के ये टीके हैं। हमारे यहाँ हर जगह पे हमारे जो है सेंटर्स हैं, वहाँ आप ले जा सकते हैं बच्चों को, वहाँ उनको ये टीके लग सकते हैं। जनाब, आपने ये पैगाम सुना, ये हमारे सूबा सिंध की वज़ीर सेहत ने डॉक्टर अज़रा पेचू, और इनकी जो मतलब अपील है वो यकीनी तौर पर पैगाम दे दिया। मैं फिर अपने मेहमानों की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर महबूब साहब की तरफ चलेंगे। EPI क्या चीज़ है? सर, EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, जिससे हम बच्चों को हिफाजती टीके लगाते हैं। पैदाइश से लेकर 2 साल तक जितने भी बच्चों को हिफाजती टीके उनके एज के हिसाब से पैदाइश से लेकर उनको सारी वैक्सीनेशंस करते हैं, जिसमें हम उसको पहले BCG देते हैं जो TB से बचाव रहा है, OPV देते हैं, हेपेटाइटिस B देते हैं, पेंटा देते हैं जिससे बच्चों को 5 बीमारियों से बचाव होता है। इसके बाद हम 9 महीने पर मीजल्स देते हैं। इसके बाद हम 15 महीने पर फिर मीजल्स का सेकंड डोज देते हैं, जिसको खसरा बोलते हैं, उसका हम सेकंड डोज देते हैं 15 मंथ तक। ठीक है, 15 महीने तक। जी सर। तो ये जो आप 15 महीने जो EPI है, ये गवर्नमेंट जो है, इसको क्या मतलब है कि हर साल होता है, हर महीने होता है, ये हफ्ता या क्या होता है? सर, ये ड्यूरेशन क्या होती है? ये कंटिन्यूस प्रोग्राम है हमारा। ये नहीं है कि बस वीक चल रहा है तो उसमें ये वैक्सीनेशन हो रही है। हमारा ये कंटिन्यूस प्रोग्राम। ये 24 to 30 अप्रैल आपने रखा है? ये 24 टू वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है जो हम हर साल मनाते हैं। ठीक है। वैसे EPI का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम डेली बेसिस पर हमारा प्रोग्राम है, होल ईयर। ठीक है, होल ईयर ये हमारा प्रोग्राम है। जो पैदाइश रोजाना कितने बच्चे पैदा होते हैं उनको हिफाजती टीके लगते हैं। ये नहीं है कि इस वीक के अंदर जो बच्चे पैदा हुए उनको ये टीके लगे, बाकी बच्चों को नहीं लगे, या जो पहले बच्चे पैदा हुए थे उनको नहीं लगे। ये सब बच्चों को डेली बेसिस पर हम रूटीन इम्यूनाइजेशन, इसमें डेली बेसिस पर उन बच्चों को हिफाजती टीके लगाते हैं। तो क्या प्रोग्रेस क्या होती है कि आपके सेंटर्स कहाँ होते हैं, लोगों के फैसिलिटीज़ के लिए घर के करीब होते हैं, दूर होते हैं? जी सर, इसमें हमारे जो EPI सेंटर्स है वो तमाम अपने मेजर हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हो। इसके अलावा हमारे हर यूनियन काउंसिल लेवल तक हमारा एक EPI सेंटर मौजूद है, हर UC लेवल तक। अच्छा, हर UC लेवल पर मौजूद है? हर UC लेवल तक EPI सेंटर मौजूद है, जहाँ से वो बच्चे जाके अपनी वैक्सीनेशन करें। हमारा गुजारिश है वालिदिन को कि वो अपने बच्चे उस EPI सेंटर पर ले जाए और बच्चों को कंप्लीट वैक्सीनेशन का कोर्स करवाएं। तो अभी तक जो है आपको, अगर हम चले जाएं तो पिछले वर्ष यानी 25 में चले जाएं या उससे पीछे, या अभी हम अप्रैल में हैं, 4 महीने हो गए, प्रोग्रेस क्या है कि लोगों का रिस्पांस है? जी सर, काफ़ी लोगों का रिस्पांस है। हम कोशिश भी ये कर रहे हैं, हमारी टीम्स जो आउटरीच भी करती है, हमारी पोलियो के साथ भी हमारी इंटीग्रेशन है। जो हम घर घर जाते हैं, जो बच्चे वैक्सीन से रह जाते हैं, वो पोलियो टीम्स के थ्रू हम सारे वो बच्चों को EPI सेंटर्स पर लाते हैं और उन बच्चों को, तमाम बच्चों को। अच्छा, पोलियो तो घर पे हो जाता है? पोलियो घर पे हो जाता है, लेकिन EPI सेंटर जो हमारा यूनियन काउंसिल के अंदर है, अगर यूनियन काउंसिल से कोई गाँव या मोहल्ला दूर है तो हम नियर बाय एक अपना कोई क्लिनिक है या कोई जिसमें हम आउटरीच सेशन लगाते हैं, उस आउटरीच तक हम वालिदिन को बताते हैं कि इस डॉक्टर की क्लिनिक पर, या ये स्कूल के अंदर, या ये मदरसे के अंदर, या इसे मस्जिद के अंदर हमने EPI सेंटर बच्चों को हिफाजती टीके लगा रहे हैं। तो आप काइंडली अपने बच्चों को यहाँ ले आए तो हम बच्चों को यहाँ वैक्सीनेशन। मौजूद के साथ मैं भी रहता हूँ कराची शहर के अंदर, मैं भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में रहता हूँ। जी, मैं भी, मुझे तो आज तक पोलियो के अलावा कोई टीम नजर नहीं आई। सर, हमारी सारी टीमें, पोलियो की टीमें, इवन पोलियो की टीमें भी अभी जो OPV की कैंपेन चली है नवंबर के अंदर,
वो भी सर घर घर यही मैसेज था कि आप बच्चों को रूटीन इम्यूनाइजेशन विद पोलियो, क्योंकि हमारी जो टीम्स है लेडी हेल्थ वर्कर्स का हमारा प्रोग्राम है जो घर घर जाके उस बच्चों की रजिस्ट्रेशन करती है। अब तक कितने बच्चों के हो गए? जी सर, कुछ अंदाजा है कितने बच्चों के हो गए वैक्सीनेशन? कितने बच्चों को अब तक कितने बच्चों की तादाद कितनी? मैं जरा सा इसमें- एक मिनट सर, हाँ, तादाद अब तक बच्चों की तादाद सर ये तो मतलब आपके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है? अब ये तो देखना पड़ेगा कि कितने बच्चों को अब तक हो गई है, लेकिन रोजाना हजारें बच्चों को ये वैक्सीनेशन हो रही है। हो रही है, मतलब अब ये तो अगर आप एक इस बात साल है की ना। बात करेंगे तो फिर नहीं, मतलब ये एक होना चाहिए ना कि जनाब आप तो 1 लाख बच्चे हो गए, 50,000 हो गए, 25,000 हो गए, कोई कैलकुलेशन तो होनी चाहिए ना। जी सर, हम आज 26 अप्रैल को बैठे हैं, हमारे पास 2 दिन हो चुके हैं। जी सर, हमारे पास कैलकुलेशन है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे आफ्टर प्रोग्राम। अभी करते थे। अच्छा चले जी खालिद साहब जो है वो पूछते हैं, खालिद साहब बड़े एक्सपीरियंस आदमी भी हैं और मैंने आपको सारी डिग्री वगैरह भी बता दी सर। जी मैं एक दो बातों की पहले वजाहत कर दूं। ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है ये टीके लगाने की कोई मुहिम नहीं है। ठीक है जी। ये जो हफ्ता सिर्फ सारी दुनिया में टीकों के बारे में अवेयरनेस के लिए किया जाता है, ताकि हर साल इस मौजू पे लोग बैठें, बातचीत करें, प्रोग्राम्स करें, लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। ये जो बच्चों के हिफाजती टीके हैं ये एक मुस्तकिल अमल है। बच्चा पैदा होता है और रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इसलिए जो आपने सवाल किया था ना कितने लोगों को लगे, वो कंपेन्स होती हैं, कंपेन का टारगेट होता है। जैसे पोलियो की कंपेन अभी चली थी, 5 करोड़ बच्चों को टीके लगने थे। पाकिस्तान में तो होता है कि जी पहले दिन इतने लाख को लगे। जी जी बिल्कुल। ये कोई कंपेन नहीं चल रही है, जो हमारा मुस्तकिल अमल है, ये अवेयरनेस है। तो पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है इसमें 2 साल तक के बच्चों को भी टीके लग रहे हैं। इसके बाद जो हामला माएँ हैं ना, हामला औरतें हैं, उनको भी तशन्नुज के टीके लगते हैं, 5 टीके लगते हैं। इसके अलावा सिंध और पंजाब के अंदर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी ईपीआई प्रोग्राम में शामिल होगी, जो बच्चियों को 9 साल की उम्र में लग रही है। तो अब हम 13 बीमारियों के टीके हमारे ईपीआई प्रोग्राम में मौजूद हैं। ये टीके इंतहाई महंगे हैं, अगर इनको बाजार से खरीदा जाए तो इनकी कीमत 50,000 रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन नहीं, सारे पैकेज की। अच्छा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम बच्चों के लिए, जो बच्चा पाकिस्तान में इस वक्त पैदा हो रहा है ना, उसके लिए एक टीका खरीद लिए गए या उसके लिए रिजर्व हो गए। अब ये कितने बच्चों को लगते हैं, बदकिस्मती की बात है कि इतनी बेहतरीन सहूलत के होते हुए भी हमारे यहाँ जो कई हमारी खामियां हैं, जिसमें शायद हमारी कमी है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर सके, बता नहीं सके। कुछ पेरेंट्स का भी इसमें है कि उनका एटीट्यूड है कि जी बीमार होंगे तो जाएंगे डॉक्टर के पास। तमाम बच्चों को टीके नहीं लगे। अगर ये टीके लग रहे होते तो बहुत सारी बीमारियां जो देखने में आती हैं वो नहीं आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जो अब किताबों में रह गई हैं। जैसे काली खांसी है, डिफ्थीरिया खन्ना की एक बीमारी पहले बहुत होती थी, वो बीच में बिल्कुल 20 साल गायब रही है। हमने जो डॉक्टरी पढ़ी उस दौरान हमने कोई केस नहीं देखा। अब बदकिस्मती से लोगों में कुछ टीके लगाने में कमी आई है, तो कहीं कहीं केस नजर आ रहे हैं। टेटनस की बीमारी पहले बहुत आम होती थी, बहुत कंट्रोल में आ गई है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी के टीके बच्चों को लग रहे हैं, गर्दन तोड़ बुखार के लग रहे हैं। अब जो बीमारियां जो इस वक्त हैं, जिनके टीके लगाने में लोगों में थोड़ी गफलत हो रही है, वो एक खसरे की बीमारी है। खसरे का टीका समय लगता है 9 महीने पे। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, वालिदैन बड़े उसके खुश होते हैं। पहले जो टीके हिफाजती हैं वो 90% ज्यादा बच्चों को पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त कितने टीके लगते हैं? उस वक्त उसको 3 वैक्सीन दी जाती हैं। एक बीसीजी का टीका लगाया जाता है, एक पोलियो के ड्रॉप दिए जाते हैं और हेपेटाइटिस बी की बर्ड डोज दी जाती है। इसके बाद अगला जो टीका है वो 1.5-6 हफ्ते की उम्र में लगता है, जिसमें उसको 3 टीके लगते हैं। उसमें एक उसको लगता है पेंटावेलेंट का टीका, जिसमें 5 वैक्सीन होती हैं। दूसरा उसके साथ में एक उसको लगता है न्यूमोकोकल वैक्सीन। एक टीके जो नमूनिया का टीका उस वक्त लगता है, सिर्फ उस टीके की कीमत मार्केट में 9,000 रुपए। अच्छा, इसके साथ पोलियो के कतरे पिलाते हैं, रोटा वायरस जो एक डायरिया करता है उसके भी वैक्सीन लगाते हैं, कतरे पिलाते हैं। ये फिर 10 हफ्ते में यही अमल दोहराया जाता है। जब बच्चा 14 हफ्ते का होता है तो उसको 3 टीके लगते हैं, एक पेंटावेलेंट 5 बीमारियों का टीका, एक नमूनिया का टीका, एक पोलियो का पहला टीका और पोलियो के कतरे। 9 महीने का जब बच्चा होता है उसको MR मीजल्स रूबेला का एक टीका लगाते हैं, जिसमें दोनों बीमारियों का एक ही टीके में होता है। इसके बाद टाइफाइड का टीका लगता है और पोलियो के इंजेक्शन की 2nd डोज लगती है। ठीक है। फिर 15 महीने के बच्चे को MR की वैक्सीन दोबारा लगती है। ये तो डॉक्टर महबूब ने भी बताया। अच्छा, होता क्या है, वालिदैन बच्चा जब पैदा होता है बड़े पुरजोश होते हैं। पहला टीका 90% ज्यादा बच्चों को लग जाता है, दूसरा हॉस्पिटल में लग जाता है और इसके बाद दूसरे टीके में कमी आने लगती है। बदकिस्मती से जो 9 महीने का टीका है, पहुंचते पहुंचते तकरीबन 30% वालिदैन ऐसे हैं जो टीका नहीं लगवाते। 70% लगाते हैं, 30% नहीं लगाते। ये पूरे पाकिस्तान का जो एक एवरेज है। अच्छा, जो 30% नहीं लगाते उनके बच्चे बीमार होते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको कवर करने के लिए स्पेशल हिफाजती मुहिम चलाई जाती है। पोलियो की मुहिम तो इसलिए चल रही है कि पोलियो सारी दुनिया से खत्म हो गया है। हम इंटरनेशनली बाउंड हैं
कि दुनिया में, सारी दुनिया में दोबारा पोलियो फैल जाएगा अगर हमने यहाँ कंट्रोल नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पोलियो का सिर्फ एक केस हुआ है 2026 में, लेकिन हमारे सीवरेज वाटर में चूंकि पोलियो मौजूद है, इसमें खतरा है कहीं ये फैल ना जाए, इसलिए पोलियो की मुहिम बार बार चलाई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क रह गए ना, तो इसके मुख्तलिफ वजूहत हैं, लेकिन पोलियो को कंट्रोल का जहां तक ताल्लुक, कंट्रोल तो हो चुका है। पोलियो का जहां तक मकसद है, पोलियो तो एक है कि एक सियासी और मजहबी एक मामला भी हो गया है, उसकी वजह से भी जो है कुछ थोड़ा सा लोगों में उसमें जरा आ गई है। बाकी वो दही इलाके हैं, लेकिन देखिए रूरल एरिया हैं, बाकी वैक्सीन के बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे बच्चों की जानें बचाती हैं और हमारे बच्चों को ये टीके लगने चाहिए। सुस्ती है वालिदैन की, ये सिर्फ वालिदैन का इल्जाम लगाना तो मुनासिब नहीं है, वालिदैन की सुस्ती भी शामिल है। कुछ हुकूमत को मजीद सहूलतें देनी चाहिए। जब भी आपसे अभी बात हो रही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल लोग जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल को जो वैक्सीन होती है वो भी ईपीआई ही सप्लाई करता है, वो भी गवर्नमेंट की सप्लाई है, कहीं से और नहीं आती है वो। लेकिन चूंकि बैठने उठने की जगह अच्छी होती है, वालिदैन वो प्रीफर करते हैं, बात समझते हैं कि वैक्सीन वहां कहीं से आ रही है, ऐसा हरगिज नहीं है। हाई क्वालिटी दुनिया की वैक्सीन है जो यहाँ मौजूद है, जिसमें रखी जाती है, चाहे कराची हो चाहे थरपारकर हो, उसके लिए एक निजाम किया गया कोल्ड चेन का, वैक्सीन महफूज रखी जाती है। इंतहाई महंगे रेफ्रिजरेटर जो पाकिस्तान के हर कोने में मौजूद हैं और जहां ये वैक्सीन रखी जाती है। इस मामले में हमारी हुकूमत की बहुत कोताहियां हैं। मैं आपसे बहुत मुत्तफिक हूंगा अगर हम कहेंगे हुकूमत बहुत सारी जगह हमारी खिदमत नहीं, लेकिन हेल्थ के मामले में सिंध गवर्नमेंट की, ये स्पेशली पूरे गवर्नमेंट पाकिस्तान की भी है कि खतीर रकम उन्होंने एलोकेट की हुई है बच्चों को हिफाजती टीकों के लिए। सिर्फ हमारी गलती है अगर हम अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगाएं। यकीन माने जो हमारे अस्पतालों में बच्चे इस वक्त जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, आधे बच्चे घरों पे होंगे, खेल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बीमार नहीं होंगे। अगर हम हिफाजती टीके 100% लगवा लें, जो टीके भी मौजूद है, अगर ये टीके हमारे बच्चे लगाने लग जाएंगे तो और टीके भी इंतजार कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने का। कुछ और बीमारियां जिनके टीके अभी नहीं है वो अंडर कंसिडरेशन है। जैसे कि आजकल एक मंकी पॉक्स का बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, हम HIV का देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ खसरे का भी मतलब ये देख रहे हैं। तो ये जो बीमारियां फैलती हैं ये क्या मतलब ये मखसूस वक्त के लिए फैलती हैं, उसके बाद खत्म हो जाती हैं कि हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते संजीदगी से? कुछ बीमारियों की होती है एक नेचुरल हिस्ट्री होती है, कुछ खास मौसम होते हैं उसमें फैलती हैं। कुछ बीमारियां सर्दियों में ज़्यादा फैलती हैं, कुछ गर्मियों में ज़्यादा फैलती हैं। आपने जो ये 3 बीमारियों का जिक्र किया, हर का अलग-अलग मिजाज है। ये मीजल्स की बीमारी हर साल इसके 2 या 3 पीक आते हैं। एक नवंबर में आता है, एक मार्च अप्रैल में आता है, एक इसके बाद दोबारा 3 दफा। वही बात है कि वैक्सीनेशन ना होने की वजह से होता है। ये तो बीमारी ऐसी है, दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन है, सारी दुनिया ने जिससे काबू पाए वैक्सीन मौजूद है, टाइम ट्रस्टेड वैक्सीन है। पाकिस्तान में 1978 से इस्तेमाल हो रही है वैक्सीन वो, यानी कोई इसमें शुबा नहीं है उस वैक्सीन का। अगर हमारे बच्चे वैक्सीन लगवा लें, उसकी 2 डोजेज लगती हैं, एक 9 महीने की उम्र में, एक 15 महीने में। जब हाजी जाते हैं हज के लिए तो उससे पहले नहीं, ये MR की वैक्सीन लगती है। सऊदी अरब में कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा। वहां उनके लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगाते हैं, वो वैक्सीन लगती है। अगर हमारे बच्चे ये 2 वैक्सीन की डोजेज लगा लें तो खतरा हमारे मुल्क से खत्म हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, ये बार बार जब मुहिम चलती है, अभी मुहिम चली थी उसके अंदर नवंबर में पूरे पाकिस्तान में 5 करोड़ बच्चों को 6 महीने से 5 साल तक के एक इजाफी डोज लगाई गई थी। बदकिस्मती से वालिदैन ने कुछ ने वो डोज नहीं लगाई। अब जिन बच्चों ने वो डोज नहीं लगाई या ये डोज भी नहीं लगाई, वो महरूम रहे, अब वो अस्पताल में आ रहे हैं खतरे के साथ। मंकी पॉक्स नहीं, मंकी पॉक्स एक अलग चीज है। मतलब ये जो है ये भी एक मौसमी बीमारी है। नहीं, ये एक इंटरनेशनल डिजीज है। ये आप ये समझिए कि ईद उल अज़हा के मौसम आ रहा है, हमारे यहाँ कुर्बानी के जानवर वगैरह भी बहुत आ रहे हैं, तो ये जानवरों से सुना हमने कि ये मंकी पॉक्स वगैरह का कुछ ताल्लुक है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात कांगो वायरस का तो है। अभी हम इनको थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट कर लें चीजों को। एक वक्त ईपीआई के अंदर 13 बीमारियों की वैक्सीन मौजूद है जिनको रोका जा सकता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वैक्सीन अभी मौजूद नहीं है या तो बनी नहीं है, जैसे एड्स की वैक्सीन अभी नहीं बनी है, ठीक है, HIV की वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन उससे बचने के भी तरीके हैं। उससे बचने के लिए तरीके ये हैं कि जिंदगी को गुजारने के एक तरीके होते हैं। इसके बाद ये जो हमारे यहाँ हम इलाज करते हैं उसमें हिफाजत तक करनी पड़ती है, स्टेरिलाइजेशन करनी पड़ती है, सिरिंज दोबारा इस्तेमाल हो, मतलब बचाव के तरीके हैं, ब्लड सही तरीके से चढ़े, इंजेक्शन भी लगा जाना लगे, ये तरीके हैं। मंकी पॉक्स जो है ये इंटरनेशनल बीमारी है जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में आ गई है। इसके केसेस अगरचे ज्यादा नहीं है, ये 100 केस भी नहीं हुए अभी 2026 में, लेकिन एक केस का भी हमारे मुल्क में आना इस चीज का खतरा है कि बीमारी फैल सकती है। तो उसके लिए डॉक्टर्स में अवेयरनेस पैदा की जा रही है ताकि अगर किसी को ये केस लगे, शुबा भी हो, उसको पहचान ले, उसको और लोगों से अलहदा रखे, उसका टेस्ट करेगी हुकूमत। सारा पूरे मुल्क में इंतजाम किया जा रहा है। तो उसके सिम्टम्स वगैरह सब पता है आप लोगों को? जी बिल्कुल मालूम है, डॉक्टर्स को बिल्कुल मालूम है। जनाब डॉक्टर शामिल खान साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जनाब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के, जनाब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जो ईपीआई जो कोशिशें कर रही है, वैक्सीनेशन का हफ्ता मना रही है या अवेयरनेस लोगों को दे रही है,
आप यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस मुताबिक क्या देखिए, सबसे पहले तो समझना चाहिए कि ईपीआई की इंपॉर्टेंस क्या है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, यानी उसका मुदाफ़ती निज़ाम जो होता है बहुत कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से वो कुछ बीमारियों को जो है वो कम्पीट नहीं कर पाता, जिसके अंदर हमारे पास 5-6 बड़ी बीमारी, जिसके अंदर खसरा है, निमोनिया है, इसके अलावा जो है काली खांसी है, हेपेटाइटिस है। तो ये कुछ बड़े, पोलियो है, कुछ बड़ी बीमारी जिनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि ये वैक्सीन जो है ना वो लगवाई जाए और प्रॉपर लगवाई जाए। इसके लिए अब इसके अंदर 1-2 चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि लोग क्यों नहीं लगवाते हैं, कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवाते। तो उसकी वजह ये कि या तो अवेयरनेस की कमी है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं कि कितने महीने टीके लगते हैं। दूसरा मसला जो आता है वो आता है कि कुछ मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के अंदर के हम बाजपन आ जाएगा हमारे अंदर, हमारे बच्चों को कुछ और किस्म की बीमारी हो जाएगी, इसमें बुखार, खांसी या किसी और किस्म की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए जो है अवेयरनेस की ज़रूरत है। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी मौजूद है। इसके अलावा कल्चर वैल्यूज़ का भी एक बड़ा मसला है। लोग समझते हैं कि इससे हमें कुछ और किस्म के मसले हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो लोग कतरा रहे होते हैं कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की अवेयरनेस अब चलना स्टार्ट हुई है तो लोगों काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, लोग वैक्सीन जो है वो प्रॉपर लगवा रहे हैं। नहीं, वो तो है, वो तो आपको सारे दोनों डॉक्टर्स ने भी बता दी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का इसमें क्या किरदार है? देखिए, मुख्तलिफ, अब जैसे हम हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद है, हमारा इसके अंदर काम ये कि हम इसके अंदर सेमिनार्स वगैरह जो कि हम करवा भी रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, इसके ऊपर अवेयरनेस सेमिनार करवाना, लोगों को अवेयर करना। और अगर हम कहीं पर क्लिनिक्स कर रहे हैं, कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनके वालिदैन से पूछना कि इस बच्चे को वैक्सीन लगी, अगर नहीं लगी तो उनको बताना कि आपने ईपीआई सेंटर से जो है वैक्सीन लगवानी है, लोगों को अवेयर करना। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? जिना मेडिकल, आपका कहना पोस्ट मेडिकल जिना हॉस्पिटल से। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि लोग वहाँ आते हैं वैक्सीनेशन के लिए? जी बिल्कुल, लोग आते हैं और कुछ अगर बच्चे जिन्होंने नहीं लगाई हुई होती तो फिर उनको रेफर आउट करते हैं कि आप जाए और वैक्सीन लगाई। अच्छा, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का जब भी नाम आता है ना तो मौजद के साथ उसमें कुछ पॉलिटिकल चीज़ें नज़र आने लगती हैं। उसमें यह होता है कि ये हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, हमेशा नाराज़ रहते हैं, दे आर ऑलवेज यंग एंग्री मैन, ऑलवेज एंग्री मैन। तो मुझे जहन में ये आता है कि जो आपके यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो अपने हुकूक के लिए ज़्यादातर लड़ रहे होते हैं। देखिए, हमारी 2 से 3 डोमेन्स मौजूद हैं, लड़ रहे होते हैं ज़्यादातर अपने राइट्स को। जैसी बार यंग डॉक्टर्स के जो राइट्स अगर वो पामाल हो गए तो उसके ऊपर हम आवाज़ उठाएंगे। दूसरा फिर एकेडमिक हमारी साइड भी मौजूद है, हम डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो करवा रहे होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो हमारी 2 से 3 डोमेन्स मौजूद है जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर खालिद साहब हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस मैन, फिर आपके महबूब साहब भी बैठे हुए हैं, आप अभी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं माशाल्लाह। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि इन जो हमारा सिस्टम है हेल्थ का, इसमें आपको क्या कमी नज़र आती है, क्या खामी नज़र आती है, या हमारे जो पुराने डॉक्टर्स हैं उनकी अपनी कारकर्दगी में आपको क्या मतलब की कमी नज़र आती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ रिकॉर्ड जो है ना एक मेंटेन होना चाहिए और प्रॉपर रिकॉर्ड एक जैसे जो है ना वो मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा जो है सेंटर्स के अंदर मज़ीद इजाफा करना चाहिए, इसको और ग्राउंड लेवल पर जो है यूनियन काउंसिल तक तो है इनका, और यूनियन काउंसिल से ज़्यादा क्या होना चाहिए? लेकिन कुछ जगहों पर थोड़ी सी गैर फालियत हो सकती है, तो गैर फालियत हो सकती है, उसको जो है ना वो फैसिलिटेट करना इंपॉर्टेंट है। मतलब एक सेंटर कायम कर दिया गया है लेकिन इस बात की निगरानी नहीं की जाती कि जनाब कुछ जगहों पर ऐसा होता है, उसमें मतलब एक एक्टिविटी हो रही नहीं हो रही इस बात पे। इसके अलावा यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो ये समझते हैं कि जो वैक्सीनेशन का अमल है वो प्रॉपर तौर पे अखबारात में, मीडिया पे जिस तरह दिखाया जाता है, क्या उसी तरह हो रहा है या अंदर की कहानी कुछ और है? नहीं, बिल्कुल जो दिखाया जाता है उस तरीके से होता भी है, लेकिन कुछ जगहों पे जो है जाहिर सी बात है हर जगह पे रूरल एरियाज के अंदर थोड़ा सा हम देखते हैं कि बैकफ्लैश आता है, वहाँ पे मसला होता है, उस तरीके से कंपेन प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा केसेस हमें मिलते हैं इस तरीके के, खसरा के हो गए या फिर पोलियो के केसेस हो गए। कहाँ से आपको ज़्यादा केसेस नजर आए? इंटीरियर सिंध के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर पूरे कहीं ना कहीं से नजर आ रहे होते हैं हमें। जी, तो आप इस पे क्या करते हैं? आप इसको, आपका किरदार क्या होता है, आपकी ड्यूटी क्या होती है? हम इसको जो है वो रिस्पेक्टेड जो हमारी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर उसको रेफर आउट करते हैं और जो है वो कोशिश करते हैं कि जो बाकी के जो उसकी वैक्सीनेशन अगर हो सकती है तो वो दोबारा करवाई जाए और जो उसकी प्रॉपर मेडिकेशन है वो उसको। तो आपने कभी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने, चूंकि एक नई हमारे वो होते हैं क्या कहते हैं तलबा होते हैं, नई पौध होती है, नई जनरेशन होती है, तो वो कोई ऐसा कोई मतलब ये कि रिसर्च करते हैं कि कहाँ पर खामियां हैं जो आप अपने मिनिस्टर को बताएं, सेक्रेटरी को बताएं या सीनियर्स को बताएं, कोई ऐसी चीज़ है? फिलहाल ईपीआई के ऊपर तो इस तरह की हमारी वर्किंग मौजूद नहीं है, लेकिन दीगर प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से जो है वो राब्ते में रहे और उनसे जो भी मसले मसाइल चाहे वो हॉस्पिटल्स के हो या फिर किसी और क्लिनिक्स वगैरह के हो तो उसके ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं। मतलब ईपीआई अच्छा काम कर रही है या उसमें कुछ खामियां हैं?
कुछ हर जगह खामी हर जगह होती है, लेकिन काफ़ी बेहतरी हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इसके अंदर जो है वो आ रही है। जी चलिए जी नाज़रीन, बात यह है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशंस भी शायद अपने सीरियल के सामने आने के बाद थोड़ा सा जो है अंडर प्रेशर भी हो गए हैं, लेकिन बहरहाल मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की वजह से हमने अस्पतालों में देखा कि थोड़ा सा निज़ाम में बेहतरी भी है कि लोगों को ये ख़तरा होता है कि जनाब आपकी इस्टेब्लिशमेंट है या जो भी लोग हैं उनको ये होता है कि जनाब थोड़ा बहुत जो भी खामियाँ होंगी तो वो पॉइंट आउट करेंगे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के। बहरहाल गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा मैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम प्रोग्राम दरख़त में हम दोबारा हाजिर हैं। वफ़ी में जाने से कल जो है हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू कर रहे थे और मैं दोबारा आपको मेहमानों को बता दूं कि जनाब मेरे साथ डॉक्टर शामिल खान साहब मौजूद हैं और डॉक्टर मोहम्मद खालिद शफ़ी साहब हैं और डॉक्टर महबूब साहब हैं। ये तीनों मेहमान यहाँ मौजूद हैं और हिफाजती टीका जात के हवाले से अवेयरनेस जो 24 से 30 अप्रैल तक मनाई जा रही है उस हवाले से ये प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस पैदा हो और मीडिया के ज़रिए जो है लोगों में इस बात का तलक़ीन की जाए कि वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लाजमी करवाएँ। और अगर वैक्सीनेशन करवाते हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी खुल के बात की कि जनाब 13 जो ख़तरनाक बीमारी होती है, इसके अलावा दीगर जो भी नेगेटिविटी होती है इससे अपने बच्चों को बचा सकते हैं लाइक पोलियो की तरह। तो मैं दोबारा जो है जनाब डॉक्टर महबूब साहब की तरफ आऊँगा। EPI को थोड़ा सा वो करें, मतलब कि गहराई बताएं उसकी। सर EPI हमारा जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है ये हमारा पूरे प्रोविंस अक्रॉस प्रोविंस हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो तो आपने बता दिया कि यूनियन काउंसिल की यूनियन काउंसिल तक है। इसमें अच्छा, इसमें सर हमारे साथ लेडी हेल्थ वर्कर EPI के नाम से वैक्सीनेशन की अवेयरनेस है, वैक्सीन करनी भी है। मैं वही कह रहा हूँ, वैक्सीनेशन अवेयरनेस के साथ साथ उसको मतलब वैक्सीन करनी है। मुझे बताइए कि टोटल साफ क्या होता है आपका अपने आप किसके अंदर सेक्रेटरी हेल्थ के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री हेल्थ के अंदर में आते हैं? जी मैं डॉक्टर महबूब के साथ EPI जो है ना ये नेशनल लेवल से मैं शुरू करता हूँ। एक हमारा FDA फेडरल डायरेक्टिव ऑफ इम्यूनाइजेशन, फेडरल EPI कहते थे, इस्लामाबाद में बेस है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आता है। इसको फेडरल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इसको हेड करते हैं, तो सेक्रेटरी हेल्थ होते हैं, DG हेल्थ होते हैं और इसके DG होते हैं डायरेक्टर जनरल FDA कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 1 इसका काम होता है पॉलिसी वज़ा करना। इसको पॉलिसी दी जाती है उसको दो इदारे पॉलिसी देते हैं, एक नाइटेक होता है जिसका मैं चेयर हूं, जिसका काम होता है पॉलिसी गाइडलाइंस लेना, यानी कौन सी वैक्सीन EPI में होनी चाहिए, कब लगनी चाहिए, कब दिन वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो। इसके बाद होता है NICC नेशनल इंटर कोऑर्डिनेशन एजेंसी, जिसको मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, जो हमको रिकमेंडेशन देते हैं ना कि ये वैक्सीन आनी चाहिए। इसके बाद वो कमेटी गौर करती है कि इसके लिए कितने पैसे दस्तयाब होने चाहिए, पैसे कहां से आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस साल कितने पैसे चाहिए, 5 साल बाद कितने पैसे चाहिए, तो ये वहां डिसाइड होता है। तो फेडरल EPI का काम होता है वैक्सीन के बारे में पॉलिसी बनाना और वैक्सीन की दस्तयाबी करना। वहां से ये फिर हमारी जो प्रोविंशियल EPIs हैं, हर सूबे के अंदर EPI है जिसके हेड को हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर कहते हैं, PD कहते हैं, जैसे सिंध के अंदर है। ये बातें जो है ये गाए बगाए तो मीडिया में आती सब आती हैं, लेकिन इसके प्रॉपर तौर पर इसकी कोई अवेयरनेस नहीं है। नहीं, मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। अच्छा, आम आदमी को नहीं पता इन सारी बातों का। नहीं, बहरहाल मैं अब देखूं आम आदमी को जहां तक जो खबर होनी चाहिए। अच्छा, EPI जो होता है ना प्रोविंस के अंदर, उसका काम होता है वैक्सीन को लगाना, पहुंचाना लोगों तक। EPI के 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है कि वैक्सीन प्रोवाइड करना, रूटीन इम्यूनाइजेशन, बच्चों को वैक्सीन लगाना। दूसरा कंपोनेंट है स्पेशल इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज, यानी गाहे भगाए अगर किसी चीज के लिए खुसूसी मुहिम की जरूरत है, देखा जाए कि बीमारी ज्यादा हो रही है, जैसे पोलियो की मुहिम चलती है, टाइफाइड, ये भी EPI का हिस्सा है। EPI का तीसरा कंपोनेंट है जिसको कहते हैं सर्विलेंस, यानी जो 13 बीमारियां हैं ये अगर कहीं होती हैं तो उसको नोटिफाई करना, नोटिफाई करके उस पर केस रिस्पॉन्स करना। जैसे अगर कहीं से एक मीजल्स का केस आता है, जो मेडिकल ऑफिसर है उसकी ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट करे DHO को कि एक मीजल्स का केस फलाने नाम के बच्चे को हुआ है, इस मोहल्ले में रहता है। जब वो नोटिफाई करेगा तो एक DHO ऑफिस की तरफ से टीम जाएगी, उसके घर के बच्चों का जायजा लिया जाएगा, जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी उसके पूरे मोहल्ले में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको कहते हैं केस रिस्पॉन्स। अच्छा, EPI के ये मॉपिंग अप और केस रिस्पॉन्स, ये 4 कंपोनेंट हमारे जो है ना EPI के। EPI का काम सिर्फ वैक्सीन लगाना नहीं है, वैक्सीन के साथ तो दूसरी जुजियात हैं। अच्छा, दूसरी चीज होती है वैक्सीन का साइड इफेक्ट। देखें, कोई दवाई दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो।
इसको हम कहते हैं एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। बहुत सारा आता है ना कि जो पोलियो के कतरे पिलाने से बच्चा बेहोश हो गया, ये इसके अपनी डेफिनेशन होती हैं। जो नेशनल प्रोग्राम में वैक्सीन उस वक्त लाई जाती है जब ये महफूज तरीन वैक्सीन होती है। पाकिस्तान में तो वैसे भी वैक्सीन दुनिया में जब वैक्सीन आती है उसको कुछ अरसे के बाद ही आती है, क्योंकि इतनी महंगी होती है, शुरू में हम नहीं ले सकते। तो ये वैक्सीन महफूज तरीन होती है, इसके बावजूद ये दवाइयाँ होती हैं, इससे कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, किसी को बुखार हो जाता है, जगह पे सूजन हो जाती है। इसकी रिकॉर्डिंग करना भी ईपीआई का काम है। अच्छा, ये प्रोविंशियल ईपीआई है, इसका काम होता है वैक्सीन को स्टोर करना, वैक्सीन को सप्लाई करना। वैक्सीन को डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मैनेज करता है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर करता है। जैसे पुलिस के अंदर एक एसएचओ होता है ना अपने इलाके का इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट का जो हेल्थ की तमाम सर्विसेज का इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डीएचओ होता है। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त कॉल में मौजूद है, मेरे साथ में इमरान पीरजादा साहब जो नुमाइंदा मेट्रो 1 भी है, वो मेरे पास लाइव से मौजूद है। मैं इनसे भी जरा बात कर लूँ, फिर उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ आऊँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। इमरान पीरजादा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। इमरान पीरजादा साहब, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शामिल खान साहब हैं और जनाब डॉक्टर महबूब साहब हैं और डॉक्टर खालिद साहब बैठे हुए हैं। और जो हिफाजती टीके जात के हवाले से ईपीआई की जानिब से जो हफ्ता मनाया जा रहा है 24 से 30 अप्रैल तक, आपने भी इसको रिपोर्ट किया, खबरें भी चली, और आप क्या कहना चाहेंगे कि ईपीआई का किरदार जो है वो सही है या इसमें कुछ खामियां हैं? जी बिलाल साहब, मैं तो शुरू से ही ईपीआई के हमेशा सुनने में आता है कि मुझे कहा जाता है कि आप ईपीआई के खिलाफ ही हमेशा रिपोर्टिंग करते हैं, और मैं जो रिपोर्टिंग करता हूँ वो हकाइक पे मबनी मेरी रिपोर्टिंग होती है। तो मैं अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता चलूँ कि 4 माह के दौरान, रवां साल 4 माह के दौरान खसरा के मुश्तबा मरीजों के केसों की तादाद 3417 है। 3417? जी, मैं आपको बताऊं कंफर्म केसेस की तादाद में ये सिंध की बात हो रही है ना? जी बिल्कुल, सिंध की बात हो रही है। सिंध के 27 डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें 27 डिस्ट्रिक्ट में 1256 केस जाहिर हो चुके हैं, जिसमें से 35 से 40 के करीब बच्चे इंतकाल कर चुके हैं खसरा मिडल से। ठीक है, ये सूरत हाल है ईपीआई की। ठीक है, मैं आपको मजीद बताऊं कि आज से चंद रोज कबल आपके वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफा कमाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस रिलीज जारी की थी उनकी जानिब से, उनके डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसमें मुस्तफा कमाल साहब का कहना था कि मुहिमात पे करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद नताइज हासिल ना होने पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इत्तफाल यूनिसेफ को तनकीद का निशाना बनाया गया है। यूनिसेफ अवाम में पाई जाने वाली गलत फहमियों पर मनफी रुझानात को दूर करने में नाकाम हो गई है। ये मुस्तफा कमाल के चंद रोज कबल अल्फाज़ थे सर। तो मतलब ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं, अभी जैसे कि डॉक्टर खालिद साहब से भी मेरी बात हो रही थी, खसरा जो है उनका कहना है कि ये एक मखसूस पीरियड में जो है ये बीमारी आती है, उसके बाद जो है वो मतलब ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है ना कि इसमें वालिदैन की तरफ से भी जो नेग्लिजेंसी है ना कि वो सर इसमें वैक्सीनेशन नहीं करवाते। मेरे पास इस वक्त जो रिपोर्ट रखी हुई है उसमें कोई वैक्सीनेटेड बच्चे भी शामिल हैं, शायद कोई 9 लिखे हुए हैं या कुछ 55% कुछ ऐसा लिखा हुआ है, दूर से मुझे नजर नहीं आ रहा सही से। इस पे 55 के करीब मिजल्स और आपका वैक्सीनेटेड बच्चे हैं। इसमें वैक्सीनेटेड बच्चों को भी खसरा हो रहा है और उससे वो मुतासिर हो रहे हैं। और इसके अलावा 35 से 40%, ये मैं 3 अप्रैल की आपको रिपोर्ट दे रहा हूं कि 35 से 40 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं इस वक्त तक, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसमें वैक्सीनेटेड बच्चे भी हैं जिनमें वैक्सीनेशन हो चुकी है? वैक्सीनेटेड बच्चे भी हैं और इसकी वैक्सीन आज से 5 माह पहले हुई है। नवंबर 2025 में लास्ट वैक्सीन हुई है, वैक्सीनेशन हुई है, पूरे सिंध भर में हुई। जिसपे मैंने ये खबर दी थी वो शायद कोई ऐसा इवेंट है जिसपे इन्होंने वैक्सीनेशन की थी। तो वो वैक्सीन उन कुछ स्कूल के छुट्टियों वगैरह के दिनों में इनकी वैक्सीन थी। उस पर मैंने ये खबर दी थी कि जब बच्चे आपके घर पे मौजूद नहीं है, स्कूलों में मौजूद नहीं है, तो ये वैक्सीन उस वक्त करने की जरूरत क्या है? आप ये वैक्सीन देखिए, आप पॉलिसी बनाने आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्कूल की छुट्टियों के दौरान ये वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई जा रही है? जी सर, लेकिन अब पॉलिसी बनाने वाले को ये सोचना चाहिए कि जब स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं, जब हम अपने बच्चों को लेके बाहर अपने गाँव में चले जाते हैं, हम घूमने फिरने,
सैर व तफरी में चले जाते हैं, तो हमारे घर पे टीमें आके क्या करेंगी वो। अच्छा, आपका उसके अलावा टीमों का भी एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल है कि टीमें आप ईपीआई तो अपना फराइज पूरे कर रही है, वो 500 टीमें, मैं एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट कहता है मुझे 500 टीमें दे दी जाएं, और उन 500 टीमों में से डिस्ट्रिक्ट में कोई 100 टीमें भी काम नहीं कर रही होती। करोड़ों रुपए अखराजात खर्च करने के बाद भी नताइज हासिल ना हो, तो ये ईपीआई पे बड़े सवालात उठते हैं, जिसका जवाब देने के लिए ना ही वजीर सेहत मौजूद है, ना ही सेक्रेटरी सेहत मौजूद है, ना ही आपके डीजी हेल्थ मौजूद है। एक मिनट मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, मेरे साथ लाइन पे। जी कुछ कहेंगे? शुक्रिया जी, आपकी मालूमात शेयर करने का। मैं आपको मालूमात में थोड़ा इजाफा कर दूं, 19 अप्रैल तक का डेटा मेरे साथ मौजूद है। अब तक पाकिस्तान भर में 16,000 बच्चों को मीजल्स की सस्पिशन जाहिर की गई है, जिनमें से 4,000 के करीब बच्चों में मीजल्स कंफर्म हुआ है, जिनमें तकरीबन 1100 बच्चे सिंध के। मेरे पास तो 19 अप्रैल का डेटा है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ये ईपीआई का जो कंपोनेंट है, ये तीसरा कंपोनेंट होता है डिजीज सर्विलेंस, यानी बीमारी होती है उसको रिपोर्ट करना डॉक्टर का फर्ज है जो देखे, तो ये एक रेगुलर फीचर है। अच्छा, अब जहां तक डॉक्टर वो रिपोर्ट नहीं करते? नहीं करते हैं, कुछ पूरी रिपोर्टिंग नहीं होती ना, हम अपने फराइज पूरे नहीं आते, तो मरीज को देखा, दवाई लिख के दे दी, लेकिन रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये केसेस पता चल रहे हैं ना। रिपोर्ट होना अच्छी बात है, ताकि मर्ज सामने आता है और हमें अपनी खामियां पता चलती हैं। यकीनन हमारी खामी है कि इतनी अच्छी वैक्सीन के होते हुए हमारे बच्चे इफेक्ट होते हैं। खसरी की वैक्सीन की बात यह है कि इसको अगर बच्चों को ये 2 डोजेज लगती हैं, इसकी 2 डोजेज चाहिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए, 95%, 99%। अगरचे के बच्चों को 2 डोजेज लगने के बाद भी खसरा हो सकता है, जिसका चांस बहुत कम है, लेकिन उसमें बीमारी की सीवियरिटी बहुत कम होती है। पहली बात ये। तो यहां तक इन्होंने जो उसकी बात की, मिसाल में कुछ थोड़ी आपको गलतफहमी हुई है। पहली बात ये कि हमारी ईपीआई का रूटीन है कि 9 महीने के बच्चे को वैक्सीन लगती है और 15 महीने को लगती है। इसके अलावा गाहे बाहे मुहिम चलती है, जो पूरी कौमी मुहिम पिछले साल चली है नवंबर में, वो 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों के लिए, नहीं सुन ले, पूरी बात सुन लीजिए, 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों के लिए लगी है। 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे किसी सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं। तो आपने ये जो बीच में एक चीज डाली है, मिसाल में किसी गलतफहमी का नतीजा है। सिर्फ कोई प्राइवेट स्कूल्स कराची या बड़े शहरों में जहां बच्चे 3-4 साल के जाते हैं, वरना कोई सरकारी स्कूल पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जब 5 साल से छोटा बच्चा जाता हो। नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं, तो स्कूल की छुट्टियां तो निजी और सरकारी सब में इकट्ठी नहीं, तो घरों में वैक्सीन की मुहिम तो घर में चली है, स्कूल में नहीं चली है, तो छुट्टियों से स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं है। आज तक अपने इलाके में कोई ईपीआई का वैक्सीनेशन का ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ईपीआई की वैक्सीन घरों में, शहरों में नहीं होती है। शहरों में सेंटर्स होते हैं, देहाती इलाकों में आउटरीच टीमें जाती हैं। मैं कोई आपने कभी आपने अपनी राय से मालूम किया कि आपके गांव देहात में कोई टीम आपके घरों पे गई हो लोगों के? इमरान पीरज़ादा, हमारी तो जी चलो कराची के बाद तो आप इंटरेस्ट सिंध की बात करें, चूंकि आपका ताल्लुक भी उधर से ही है, तो इंटरेस्ट सिंध का बता दें कि वहां गांव देहातों में आपको नजर आया, वहां के लोगों ने कभी रिपोर्ट की कि ईपीआई की टीम वहां जाती है? सर, ईपीआई की टीम में देखें, ईपीआई एक इदारा है, महकमा सेहत का शोबा है, फिर इनका नीचे तक डीएचओ लेवल पे एक सिस्टम बन जाता है, जिसमें हम बाहर से हायर करते हैं। हम इलाकाई तौर पे हमें लोगों को रखना पड़ता है, जिन्हें हम सोशल मोबिलाइजर कहते हैं, ठीक है। अब सोशल मोबिलाइजर जब हम हायर करते हैं, ईपीआई जब हायर करता है, वो अथॉरिटी दी जाती है डीएचओ को। डीएचओ उन टीमों की तफसीलात बना के आपके ईपीआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को देता है। फिर वो इमरान, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, टाइम भी कम है मेरे पास, इस वजह से मैं पूछ रहा हूं कि डीएचओ अपना काम पूरा नहीं कर रहा है। सर, डीएचओ तो अपना काम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईपीआई अपना काम ईमानदारी से पूरा नहीं कर रहा, जो कि उन्हें करना चाहिए। अगर एक डीएचओ ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा, तो उसकी जिम्मेदारी ईपीआई पे आती है। ईपीआई का मतलब ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरह पोलियो वर्कर्स को की भी एक कंट्रोवर्सी आती है कि उनके जो डेली वेजेस पे ख्वातीन होती हैं उनको पैसे नहीं मिलते, जबकि यूनिसेफ उनको पैसे दे रहा होता है, वर्ल्ड बैंक पैसे दे रहा होता है, ये वो पैसे नहीं मिलते, वो आए दिन एहतजाज कर रही होती हैं। या इसी तरह आप कहते हैं कि फंड का ज़िया हो रहा है। जी बिल्कुल सर, कारकर्दगी नहीं है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने इन चीजों को एक्सेप्ट किया है, जिसपे यूनिसेफ को इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है कि आपकी कारकर्दगी निचली सतह पे 0 है। ठीक है, थैंक यू इमरान पीरज़ादा साहब, ये नुमाइंदे इन्वेटर वन की। बहरहाल देखें सर, बात ये होती है कि 100% तो कोई चीज़ कहीं पर भी नहीं होती, हर में कुछ तनकीद भी होती है, कुछ इस्लाह भी होता है, सब कुछ होता है। मैं जनाब डॉक्टर शामिल खान साहब से पूछना था, एज ए यंग डॉक्टर, आप क्या मतलब कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि क्या
हेल्थ में करप्शन है? देखिए, करप्शन हेल्थ के अंदर बिल्कुल मौजूद है। आप डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल उठा के देख लें, वहाँ पे आपको काफ़ी जगहों पे जो है वो नज़र आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का मौजूद हमारे पास नहीं है। अब हमारे 3 बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद है, जिन्ना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। अब कतर अस्पताल को भी ले लो, कतर भी बड़ा ही है, मतलब अब अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की आप सूरत हाल ज़रा जाकर देखें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सूरत हाल तो अच्छी नहीं है, ये तो सबको पता है जी। तो मतलब ये करप्शन किस सतह पे होती है, क्या फंड खाया जाता है? देखिए, करप्शन तो ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम सतहों पर तो खैर हिसाब से होती है। और उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज़ क्या मिल रही है, कितना बजट अनाउंस होता है, क्या वो फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जिसको जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे। अच्छा, आप लोगों का एक मुतालबा ये भी तो होता है कि आप लोगों का टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा होता है, फैसिलिटी नहीं है, और अमूमन आप लोग हड़ताल भी कर देते हैं, तो ये हड़ताल करना सही है? देखिए, हड़ताल हम इमरजेंसी की नहीं करते। ये हड़ताल करना सही है कि इमरजेंसी भी बंद हो जाती है, एक मरीज आता है और बेचारा चला जाता है? व्हाट इज दिस? हड़ताल के अंदर कभी भी इमरजेंसी बंद नहीं की, आज तक कभी भी ये रिपोर्ट नहीं किया कि हमने इमरजेंसी बंद की। इमरजेंसी बंद करना तो एक गैर कानूनी अमल है। ओपीडीज का बाइकआउट किया जाता है अगर इंतजामिया हमारी बात नहीं सुनती, अगर हमारे मुतालबात नहीं मानती, जो कि राइट। आपके मुतालबात क्या होते हैं? हमारे मुतालबात ये होते हैं कि एक तो हम देखते हैं कि सैलरीज के अंदर बड़ा मसला करते हैं कि 5-5, 6-6 महीने रोककर जो है वो सैलरीज को रिलीज कर रहे होते हैं। अच्छा। क्योंकि जाहिर सी बात, इस तरह की कंडीशन आपके सामने सूरत हाल, इकोनॉमिकल सूरत हाल। अच्छा, आप उससे ज्यादा डॉक्टर हाउस जॉब कर रहे होते हैं ना? हाउस जॉब कर रहे होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं वहाँ पे, ज्यादातर हाउस जॉब होते हैं, उसके बाद रेजिडेंट्स होते हैं, जो 4-5 साल का जो पीरियड होता है। मतलब क्या आप लोगों का सबसे बड़ा होता है कि आप लोगों की तनख्वाहों में, मतलब ये कि तनख्वाहों के अंदर बड़ा मसला होता है। उसके अलावा जो है वो फैसिलिटीज का मसला है, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मसला होता है, ये सारी चीजें हैं। फिर मेरिट के ऊपर एक बड़ा मसला होता है कि सीट्स जो है वो आजकल देखा जा रहा है कि पैसों के ऊपर दी जा रही होती है, मेरिट को जो है वो डाउन कर दिया गया। कौन सी सीट दी जाती है पैसों पे? मतलब रेजिडेंसी वगैरह की गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या इस तरह की जो सीट्स होती है वो जो है वो अक्सर दी जा रही होती है। तो उसके ऊपर हमारा हमेशा रहता है कि आप चीज़ें जो है वो मेरिट की बुनियाद पर होनी। लेकिन बहरहाल एक बात होता है कि सब कुछ आपकी जगह, और अब यकीनी तौर पे आप हमारे माशरे का हिस्सा हैं और मसीहा कहलाते हैं कि आपके हाथों में यहाँ शफा होता है। लेकिन आप लोग जो हड़ताल करते हो ना, उससे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, और लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ जो उंगली उठाते हैं ना, वो यूँ उठाते हैं कि ठीक है आपको हक नहीं मिल रहा था, लेकिन एक मरीज़ जो कि बेचारा बीमार होकर आता है, अब आप डॉक्टर नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा नजरसानी करें कि हड़ताल वगैरह से जरा परहेज करें। हम कोशिश करते हैं कि ना की जाए हड़ताल, हमारे मुतालबात ऐसी मान लिए थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद काफी फोर्स एक मरीज, अगर किसी मरीज ने आप पे थोड़ा सा तेज आवाज में बात कर ली, गुस्सा हो गए या आप पे कुछ कर दिया, आपने फौरन हड़ताल कर दिया। देखिए, एक मसला आपने एक और बताया कि सिक्योरिटी का बड़ा मसला गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मौजूद है। आए दिन आप देखते हैं कि डॉक्टर के साथ क्या हो रहा होता है कि अटेंडेंट्स जो है वो, डॉक्टर भी तो नेग्लिजेंसी करते हैं। देखिए, नेग्लिजेंसी जो है वो उस पर आप ये नहीं हो सकता कि आप जो है, आपने कभी उन डॉक्टरों को बोला कि हाँ ठीक है आपने नेग्लिजेंसी की, हमारे अपने लोगों की भी गलतियां हैं? देखिए, उसका प्रोसेस होता है, उसके अंदर कोर्ट में जाएगा, चीजें उसके ऊपर होगी। नेग्लिजेंसी इज अ पार्ट ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है अटेंडेंट जो है, आप ये कहना चाहते हैं, चले हम पॉइंट बात आते हैं, हम आप ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के उमूर या सेहत के उमूर में हम अभी तक जो है मतलब कि परफेक्ट नहीं हुए? बिल्कुल ऐसे ही सेटिस्फेक्शन अभी उस लेवल पे नहीं है। आप अपने रिकॉर्ड्स उठा के देख ले और अपनी दूसरी कंट्रीज से अपने आप को कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा हमारा हेल्थ सिस्टम कहाँ पर है और बाकी का सिस्टम कहाँ पर। लेकिन ये बात भी है खालिद साहब, मेरा ख्याल है कि यही डॉक्टर जब बाहर जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, इसलिए टाइम कम, इसलिए मैं आखिरी सेशन में चल रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये जब आखिरी हम अब्रोड जाते हैं तो पुत्र के बच्चे बनने होते ना। आपकी बात तो पार्शियली जैसे मुआशरा होता है वैसे रिफ्लेक्शन होता है हर एक का, लेकिन थोड़ी नेक बच्चे होते हैं। हाँ, नहीं ऐसे ज्यादती है। अगर आप डॉक्टर्स के बारे में इस तरह की बात करें, ये तो हमारे डॉक्टर शामिल ने काफी आपकी बातों का जवाब नहीं दिया। मुझे बताएं सिंध में कब हड़ताल हुई डॉक्टर्स की? ये बेचारे यंग डॉक्टर्स वाले तो सिर्फ ओपीडी का बायकॉट करते हैं, इन्होंने सालों हो गए कभी हड़ताल नहीं की कि जिसमें मरीज ना देख रहे हो। पहली बात ये, अच्छा मेरी बात पूरी होने दें। दूसरी बात ये कि डॉक्टर्स रात दिन लोगों की खिदमत में हैं, यहाँ मौजूद हैं। हमारे लिए तो फख्र की बात है कि हमें इस मुल्क में तालीम दी है, हम पे पैसा खर्च किया है। हम वो लोग हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़े, सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त जो करोड़ों तनख्वाह ले रहे हैं, लाखों तनख्वाह ले रहे हैं, उसके हजारों तनख्वाह लेके हम अपने मुल्क में काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ जो वसाइल कम है,
हमारी पूरी हर जगह पे मसाइल कम है, चाहे कोई हमारी ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हेल्थ हो, लोगों का लोड ज्यादा है, इसलिए बदइत्मीनानी वहां से पैदा होती है। सरकारी अस्पताल में जब मरीज जाता है, लंबी लाइन में लगता है, पर्ची बनाने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचता है, 100 लोगों की लाइन लगी होती है, डॉक्टर ने भी 100 मरीज देखने होते हैं, तो इससे दोनों तरफ जो है ना वो इत्मीनान नहीं होता, जिससे गुस्सा भी होता है, मसाइल भी पैदा होते हैं। डॉक्टर्स की नीयत पे शक करना ये ठीक नहीं है। डॉक्टर की नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा है, डॉक्टर करने पे कोई शक नहीं कर रहा। मैं आखिर अभी भी बता दूं, बात यह है कि जिस तरह लोगों को डॉक्टर से कुछ थोड़ी सी शिकायतें वो ये हैं कि देखिए जी, हमारे यहाँ एक तबकाती सा है कि एक डॉक्टर की फीस 3000 रुपये भी है, किसी जगह 300 रुपये भी है, वही डॉक्टर लेता है जो वेलफेयर काम करता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बात ये होती है कि सिंपल सी बात ये है कि अमूमन जो मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था कि वो ये कि एक अमूमन हमने देखा कि आज एहतजाज है जनाब अली, आज ओपीडी जो है उसका बाइकाट है, या जो भी मसले होते हैं। लेकिन एक आम आदमी में तासुर ये जाता है कि जनाब अली की डॉक्टर्स पे आदमी मसीहा होता है, वो जाता है उनके पास इलाज के लिए, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचता है पता चलता है हड़ताल है और वो बेचारा वो वापस आ जाता है। ये होता है नहीं होता? बता आखिर ये बता दीजिएगा आवाम को कि आप पैगाम नहीं, पहली बात ये कि डॉक्टर्स जो है ना, एक जब पेशा जब कोई चूज करता है उसको ये सोचना चाहिए कि उसका काम लोगों की खिदमत करना है, दीगर पेशों से। मेरे ख्याल में ये बच्चे हैं अभी, ये तो अभी बहुत कुछ सीखना है इन्होंने, और आप लोगों से सीखेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो है मैं समझता हूं कि ये अल्लाह ताला के बाद मसीहा क्यों कहते हैं? मसीहा इसलिए कहते हैं कि आपके हक में शफा है, अल्लाह ताला ने शफा दी। चले जी सर, आखिरी जुमला बता दें, हम आपको क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमारा पैगाम है कि वालिदैन से गुजारिश करते हैं कि अपने तमाम बच्चों को अपनी वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट करवाएं, ताकि इन बच्चों को ये जो 13 खतरनाक बीमारी हैं उनसे बच्चों को बचा सकें। जी सर, खालिद साहब। जनाब यही मेरी गुजारिश है कि जो दस्तयाब सहूलतें हैं हम उनसे मुकम्मल फ़ायदा उठाएं। ये जो बात है ना कि देखें, हम अपने बच्चों को जो अस्पताल लेके जाते हैं बीमार होने से, हमें चाहिए कि बच्चा पैदा होता है उसको माँ का दूध पिलाएं, माँ के दूध के अलावा 6 महीने तक उसको कोई चीज़ ना दें, 6 महीने के बाद बच्चे को ठोस ग़िज़ा दें, 2 साल तक माँ का दूध और ठोस ग़िज़ा जारी रखें, बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं। यकीन मानिए अगर हम सिर्फ इस पर अमल करेंगे, हमारे बच्चे 50% जो अस्पताल रश बढ़ा वो 50% तो आज ही कमी हो जाएगी उसके अंदर। जी शामिल साहब। बिल्कुल, हिफाजती टीके ना लगाने की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमारी पेरेंट्स से गुजारिश यही है कि जो भी बच्चों के जो हिफाजती टीके उसको लाजमी लगवाएं, जो 15 माह का जो अरसा है इसके अंदर जो जितने भी टीके लगते हैं वो लाजमी बच्चों को लगवाएं, ताकि बड़ी और खतरनाक बीमारियों से अपने बच्चों को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया सर, 3000 का बहुत शुक्रिया। बात यह कि चलते चलते मैं सिर्फ इतना कह दूं कि अक्सर हमने सुना है कि जनाब अस्पतालों में हंगामे हो जाते हैं कि उनका मरीज जो है वो डॉक्टर की अदम से मर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये यकीन कीजिए कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। ये वो डॉक्टर्स हैं जिनको हम मसीहा कहते हैं, इनके हाथों में अल्लाह ताला ने शफा दी है, और यकीन करो एक इंसान भी है, ये एक इंसान भी है, और एक इंसान से जो है वो आप ये तवक्को ना करें कि वो बिल्कुल फरिश्ता होगा, लेकिन ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। जब कोई किसी का मरीज़ अगर वो दुनिया से चला जाता है तो उसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं होता, उसको अगर ज़िंदगी होगी तो वो हर हालत में ज़िंदा रह सकता है। लेकिन हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि एहतियात करें, जैसे डॉक्टर खालिद साहब ने, महबूब साहब ने और शामिल साहब ने जो कही बात कि अब अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि एहतियात के तौर पे आपके बच्चे जो हैं वो तवील ज़िंदगी पा सकें, सेहतमंद ज़िंदगी पा सकें। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हुकूमत हिंद की जानिब से जो ये मुहिम चलाई जा रही है वैक्सीनेशन की, इस पर लब्बैक हैं, इस पर लब्बैक हैं। किसी किस्म की भी आप मतलब कि मनफी ख्यालात को छोड़ दें। आप EPI के सेंटर पर नहीं जाना चाहते तो आप निजी अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन करा लें, लेकिन अल्लाह के वास्ते अब अपने वैक्सीनेशन कराएं और इन डॉक्टर्स की उन खिदमात को सराहें। हम जिस तरह पाक फ़ौज को सलाम करते हैं, इसी तरह हम अपने डॉक्टर्स को भी सलाम करते हैं कि वो सेहत के शोबे में पाकिस्तान को लोगों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बिलाल इस्लाम से इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।